आप सभी को मेरा नमस्कार। आपको बता दें कि हम कक्षा 10वीं के रसायन शास्त्र को पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने 3 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है और तीसरे चैप्टर का आज हम लोग 35 सिलेक्टेड क्वेश्चन जो हैं 35 सिलेक्टेड क्वेश्चन यानी जो वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग आज देखने वाले हैं। आप इन सभी क्वेश्चनों को या तो बार बार रिवीजन कर लीजिएगा या अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है। निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो देखिए, ये जो सोडियम है Na, उसके बाद एल्युमिनियम Al, कैल्शियम Ca और कार्बन C। यानी कि देखिए, इन सभी में यम आ रहा है, यहाँ भी यम, यहाँ भी यम। तो यानी कि यूं समझिएगा कि जिस भी शब्द के अंत में अगर यम आता है, क्या आता है? यम। यानी कि ये पूरा परिभाषा नहीं बता रहा, मैं थोड़ा सा जनरल रूप से बता रहा हूँ। तो जिसके भी शब्द के अंत में यम आएगा तो समझिएगा कि धातु होगा। क्या होगा? धातु। यानी कि कैल्शियम जो हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लिथियम हो गया, ये सभी क्या है? धातु है। ये एक परिभाषा नहीं है, ये जनरल रूप से मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ इन सभी के अंत में यम आ रहा है, यानी कि ये तीनों क्या हो जाएंगे? धातु हो जाएंगे। हमको क्वेश्चन में अधातु पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? अधातु। तो यानी कि अधातु यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उपधातु है? क्या है? उपधातु। तो यहाँ समझिए, जिंक जो है धातु है, कैल्शियम जो है धातु है, कार्बन जो है अधातु है, तो बचा क्या हमारा? जर्मेनियम। तो जर्मेनियम हमारा क्या हो जाएगा? उपधातु हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों, यानी कि जो खाने वाले सामान के डिब्बे होते हैं, उन डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन की लेप होता है। जिंक की बजाय किसका लेप होता है? टीन का लेप होता है, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि टीन की अपेक्षा जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील है। यानी कि जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए ऑक्सीजन या वायु के संपर्क में आने पर जल्दी वो क्या कर लेगा? अभिक्रिया कर लेगा। और टीन जो है कम अभिक्रियाशील है, यानी कि वो अब अभिक्रिया नहीं कर पाएगा, इसलिए हमारा जो खाद्य पदार्थ होगा लंबा टिकेगा। यही कारण है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन की लेप होता है। अगर ये 2 नंबर के लिए भी पूछ लिया जाए तो आप इसको भाषा में बना करके लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? यानी कि विद्युत का सर्वोत्तम का कहने का मतलब कि जो बेस्ट होता है, बेस्ट क्या? बेस्ट सुचालक। सुचालक का मतलब क्या? जो तार होते हैं, तो सबसे अच्छे तार किसके आते हैं? कॉपर के, चांदी के, एल्युमिनियम के या लोहे के? तो सबसे अच्छा जो माना जाता है वह चांदी को माना जाता है। यानी कि विद्युत के सुचालक जो है, विद्युत के सुचालक सबसे अच्छा यानी कि बेस्ट जो है चांदी को माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन उपधातु है? निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो यहाँ समझिए, लोहा धातु है, कॉपर धातु है, निकेल भी धातु है, लेकिन एस बी क्या है? उपधातु। इसको एंटीमनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंटीमनी, एस बी, ठीक है, ये सिंबल है। अगला है पीतल। पीतल जो है धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या उपधातु पूछा जा रहा है। तो पीतल जो है मिश्र धातु है, ठीक है। मिश्र धातु जब हमने आपको पढ़ाया था तो इसमें पीतल बताया था कि पीतल जो है क्या है? मिश्र धातु है। 2-4 एक उदाहरण के साथ मैंने आपको बताया हुआ था। अगला है कि निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? तो आयनिक यौगिक जो है CaCl2। CaCl2 क्या है? आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक का परिभाषा क्या होता है जी? तो आयनिक यौगिक जो होते हैं वह यौगिक जो आयनों के आदान प्रदान से बनते हैं उसे आयनिक यौगिक कहा जाता है। 2 नंबर के लिए हमने आपको परिभाषा लिखवा चुका है। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में आयनिक यौगिक कौन है? तो CaCl2 जो है आयनिक यौगिक है, ठीक है। अगला है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो जो हमारा गोल्ड यानी कि सोना जो होता है वह ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, ठीक है। यानी कि आप देखते हैं कि सोना कितना ही साल रह जाए उस पे क्या होता है? काले कलर की दाग नहीं आती है। यानी कि अगर प्योर आप गोल्ड लेते हैं तो वह कभी भी काले कलर की दाग उसमें नहीं आती है, वो हमेशा पीला ही रहता है। यानी कि वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता, ठीक है। अगला है कि शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोने को 24 कैरेट से हम लोग व्यक्त करते हैं। यानी कि सबसे शुद्ध सोना जो होगा वो 24 कैरेट का होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है?
ये हमने आपको बता रखा है कि कौन सा अधातु जो है कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो ये ब्रोमीन होता है। ठीक है, ये जो है ब्रोमीन अपवाद में मैंने आपको लिखवा चुका था कि ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव होता है। ब्रोमीन क्या है, एक अधातु है। ठीक है, अगला है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, तो सीसा और टीन के मिलाने से बनता है सोल्डर। क्या बनता है, सोल्डर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो आपको बता दें कि लिथियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ये मैंने आपको बताया था कि लिथियम Li, सोडियम Na और पोटेशियम K, ये तीन धातु होते हुए भी क्या है, मुलायम होते हैं। अपवाद में मैंने आपको बताया था कि मुलायम होते हैं और इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। आप जाके थ्योरी में पढ़ सकते हैं। हम लोगों ने धातु और अधातु चैप्टर के थ्योरी को 3 वीडियो में कंप्लीट कर रखा है। आज इसका चौथा वीडियो है, यानी कि ये क्वेश्चन वाला वीडियो है। तो अब अगर आप लोगों ने वो वीडियो को देखा नहीं है तो जाके पहले उन वीडियो को देख लें, अच्छे से समझ लें, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है, तो देखिए ये जो कॉपर जो है आपका अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, अब देखिए अधिक अभिक्रियाशील अधिक है या कम है, इसको हम लोगों ने पहचानने के लिए सक्रियता श्रेणी आपको एक फिगर में हम लोगों ने दिखाया था। ठीक है, सक्रियता श्रेणी दिखाया था। उस सक्रियता श्रेणी में जाके आप देखिएगा तो इन सब से कॉपर जो है ऊपर होगा। ठीक है, यानी कि कॉपर जो है अधिक अभिक्रियाशील होता है। अगला है कि निम्न में से कौन अधातु है। देखिए लोहा धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है, Au सोना भी धातु है, लेकिन कार्बन क्या है, अधातु है। ठीक, अगला क्या, कार्बन क्या है, तो कार्बन एक अधातु है। अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड पे देखा था कि कार्बन क्या है, अधातु है। अगला पूछ रहा है कि सिलिका क्या है, तो देखिए सिलिका ना धातु है, ना अधातु है, ना उपधातु है, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा इनमें कोई नहीं। ठीक है, अगला पूछ रहा है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है, यानी कि बॉक्साइट से कौन सी धातु निकाली जाती है। जो हम लोग निष्कर्षण पढ़ रहे थे ना अयस्क से, तो बॉक्साइट एक अयस्क है। ठीक है, अब इससे कौन सी धातु निकाली जाती है, तो इससे एल्युमिनियम निकाला जाता है। कौन सा धातु निकाला जाता है, एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, तो देखिए सोडियम जो होता है मुलायम होता है, तो सोडियम का गलनांक सबसे कम हो जाएगा। अगला है कि धातुओं की प्रकृति क्या होती है, तो धातुओं की प्रकृति जो होती है विद्युत धनात्मक होती है। कैसे होती है जी, तो हमने आपको बताया था कि धातु जो होता है इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। जैसे हम लोगों ने बताया था कि सोडियम जो होता है Na11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8 और 1 होता है। ठीक है, 11 होता है, 8 2 10 1 11। तो ये एक जो है ये क्या कर देता है, ये त्याग कर देता है, किसी को दे देता है, तो ये बनाता है Na+। तो Na+ बनाया, इसका मतलब क्या, ये धनात्मक हो गया। तो उसी प्रकार धातु जो होती है विद्युत धनात्मक होती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का क्या करती है, त्याग करती है। अगला है कि लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो हमने यसद लेपन में आपको बताया था कि लोहे और इस्पात को सुरक्षित करने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, आप जाके उसमें देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, पिछले चैप्टर यानी कि अम्ल क्षारक लवण में हम लोगों ने POP प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ रखा है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है कौन सी धातु को गर्म करने पर, तो वहां हमने आपको बताया था कि जिप्सम को जब गर्म करेंगे 273 केल्विन पे यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो यह क्या हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। ठीक है, अगला है कि विद्युत अपघटनी में परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। देखिए अशुद्ध धातु जो होते हैं, जो अपघटनी यानी कि जो गलते नहीं है। ठीक है, विद्युत अपघटनी परिष्करण हम लोगों ने विधि देखा था, तो उसमें जो होता है हम लोगों ने कहा था कि जो नीचे बैठ जाती है उसे एनोड पंख कहा जाता है, कहा था हम लोगों ने। तो वही जो अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, एनोड बनाया जाता है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु आपका क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। अब देखिए इन सभी का आपको कैसे पता चलेगा कौन सा अभिक्रियाशील सबसे अधिक है, तो इसके लिए आपको सक्रियता श्रेणी जो है आपको याद करना पड़ेगा। ऊपर से नीचे ले जो भी सक्रियता श्रेणी में धातु आते हैं उनको याद करना पड़ेगा कि ऊपर कौन है, नीचे कौन है। जो ऊपर है वो अधिक अभिक्रियाशील है, जो बीच में है मध्यम अभिक्रियाशील है, जो नीचे है वो सबसे कम अभिक्रियाशील है।
तो यहाँ पूछ रहा सबसे अधिक अभिक्रियाशील, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील आपका पोटेशियम हो जाएगा जो कि सबसे ऊपर होता है। ठीक है, अगला है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। देखिए उत्पन्न आग की लौ होती है चमकीला उजला, चमकीला उजला होती है। ठीक है, चमकीला उजला, यहाँ उजला गलत हो गया। ठीक है, यहाँ केवल लाल होगा, चमकीला उजला, यानी कि आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो इसका आग की लौ क्या कौन सी कलर की होगी, चमकीला उजला कलर की। अगला क्वेश्चन है कि एक्वारिजिया यानी कि रॉयल जल, एक्वारिजिया को आपको बोला जाता है रॉयल जल बोला जाता है। किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? तो 2:3 में होता है, 2:3 इसको बोलेंगे, 2:3 यानी कि 2:3। इसके कहने का मतलब कि 2 आपका मिलेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देख रहे हैं यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि 2 मिलेगा आपका HCl अनुपात। उसके बाद बोल रहा है सांद्र नाइट्रिक अम्ल, तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल आपका 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक्वारिजिया का अनुपात होता है जिसको हम लोग रॉयल जल भी बोलते हैं। अगला है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो हम लोगों ने जब अधातु का गुण पढ़ रहा था, अधातु का भौतिक गुण, तो इसमें हमने आपको बताया था कि सबसे कठोर जो होता है वो हीरा होता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो जो धातु और अधातु का 3 वीडियो में हम लोगों ने लेसन को कंप्लीट किया है, तो अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो उस वीडियो को पहले जाकर देखें, तब इस क्वेश्चन वाले पार्ट को देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है, अगला है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया एल्युमिनियम पर, ठीक है, क्या कहते हैं? इसे एथोडीकरण कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? एथोडीकरण। ये क्वेश्चन नया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। आप लोग को बता दें कि अगर आप लोग 10वीं क्लास में हैं तो कम से कम 1 से 30 तक का परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान को याद कर लें, एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है। ठीक है, 10th क्लास में 30 तक से काम चल जाती है। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या यानी ऑक्सीजन का सिंबल जो होता है वो होता है, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अगला है क्लोरीन की परमाणु संख्या, तो क्लोरीन परमाणु संख्या यानी Cl, क्लोरीन की सिंबल क्या होती है? Cl होती है, तो क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। ठीक है, अगला हीलियम, हीलियम का सिंबल क्या होता है? He, तो He की परमाणु संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अगला है कैल्शियम, कैल्शियम का सिंबल Ca, कैल्शियम का कितना होता है परमाणु संख्या? 20। ठीक है, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20। अगला है फास्फोरस, फास्फोरस को P से सूचित किया जाता है, तो फास्फोरस की परमाणु संख्या 15 होती है। आपको बता दें कि आप 1 से 30 तक कम से कम जो तत्व हो, तत्वों के परमाणु संख्या, तत्वों का नाम और तत्वों का सिंबल जो है 1 से 30 तक कम से कम आप लोग ध्यान में रखिए। एग्जाम के अगर 10वीं क्लास की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, 10th क्लास का चाहे किसी भी बोर्ड का हो, तो आप लोग 1 से 30 तक का परमाणु संख्या आप लोग याद रखें। केमिस्ट्री को समझने के लिए वो एक बेस होता है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी जिसको हम लोग बोलते हैं। अगला है कि कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो देखिए कार्बोनेट अयस्क को सीमित अवस्था में बदलने के लिए, यानी कि सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह क्या चीज में बदल जाता है? ऑक्साइड में बदल जाएगा। ठीक है, तो इस कौन सी प्रक्रिया से यह किया जाता है? तो इस प्रक्रिया को हम लोग निस्तापन बोलते हैं। ठीक है, अगर यही कार्बोनेट की जगह केवल लिख दिया जाता सल्फाइड, क्या लिख दिया जाता? सल्फाइड। ठीक है, तो अगर कार्बोनेट की जगह सल्फाइड रहता तो उसका आंसर आपका भर्जन हो जाता। क्या हो जाता? भर्जन। यहाँ कार्बोनेट है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निस्तापन हो जाएगा। ठीक, अगला है कि लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने वाले लोहे पर भूरे रंग की पत्रकी पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे कहते हैं। हम लोग सिंपल गांव ज्वार में देखते हैं कि जब लोहा बहुत पुराना हो जाता है तो उस पर भूरे भूरे कलर का जंग लग जाता है, तो उसी को पूछ रहा है कि जो पत्रकी पदार्थ चढ़ जाती है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे जंग बोला जाता है, जंग बोला जाता है। तो ये लगभग हमारा 35 क्वेश्चन ही कंप्लीट हो पाया। ठीक है, आपको बता दें कि ये एक क्वेश्चन ये वाला बना लीजिएगा आप लोग, जो कार्बोनेट है उसको उसके जगह सल्फाइड लिख दीजिएगा, और सल्फाइड लिख के यहाँ सीमित वायु वाला हटा दीजिएगा, केवल लिखिएगा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस समय आंसर आपका भर्जन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सीमित वायु वाला हटा के केवल लिखिएगा कि वायु की उपस्थिति में। ठीक, तो आपका एक क्वेश्चन बढ़ जाएगा, तो यानी कि आपको यहाँ 35 क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन बढ़ाने पे आपका क्या हो जाएगा? 35 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, तो 35 क्वेश्चन आज हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है।
35 क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आ ही जाएंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा इसको। फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 4 चैप्टर को। कौन से चैप्टर को पढ़ेंगे? 4 चैप्टर के, जिसका चैप्टर का नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। क्या नाम है? कार्बन तथा उसके यौगिक। कार्बन तथा उसके यौगिक नाम है ना, यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इस चैप्टर को हम लोग शुरुआत करेंगे कल से। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा या आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है। और आप लोग पहले चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार का डेली 10वीं क्लास का हम लोग सिलेबस चला रहे हैं। डेली एक वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं और आप लोग को अच्छे से तैयारी इस चैनल से कराई जाती है। आपको मैं बता दूं कि मुझे जो है ऑफलाइन क्लास 5 सालों का अनुभव रह चुका है, इसलिए मैं अब ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं। ठीक है, यूट्यूब पे फ्री, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है क्लास। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। हम लोग की चैनल जो है बहुत अभी नई चैनल है, इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, नई शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।